हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो हमारा इनकम टैक्स का जो हमने जो पीजीबीपी वाला जो हमारा टॉपिक हमारा चल रहा है उसके लिए हमने आपको पीजीबीपी के अंतर्गत हमें किस किस को इनकम को हम इंक्लूड करते हैं वो हम आपको इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। और इसमें दो हमने आपको जो डिडक्शन है जो अंडर सेक्शन जो 30 या 31 अंडर सेक्शन 30 हमने जो आपको बताया था वो, और जो 31 जो बताया था जो डिडक्शन है जो 30 जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन वो में डिडक्शन अलाउ हमें किसके लिए की जाती है, वो हमें जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के संबंध में की जाएगी, चाहे वो एसएससी की बिल्डिंग हो या फिर एसएससी की नहीं हो, लेकिन बिल्डिंग के संबंध में हमें जो डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो अंडर सेक्शन 30 के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जो हमने अंडर सेक्शन 31 बताया था उसके अंतर्गत हमने जो प्लांट मशीनरी फर्नीचर फीचर्स या फिर कोई भी ऑफिशियल जो भी इक्विपमेंट के लिए जो भी डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो अंडर सेक्शन 31 के लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। और हमने दोनों में एक आपको स्पेसिफिक एक नोट्स बताया था, एक नोट करके कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन आज हम हमारा जो नेक्स्ट जो डिडक्शन पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट डिडक्शन पढ़ने से पहले आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज हैं इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मैं जब न्यू क्लास अपलोड करूं तो आपके सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, आप हमारी जो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी जितनी भी हमने क्लास आपके ली है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारी क्लास को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स। ओके तो आज हम अपनी जो न्यू जो डिडक्शन है जो टॉपिक है इसको हम आपको पढ़ने जा रहे हैं। जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 32। जो 32 जो डिडक्शन है ये हमारे जो डेप्रिसिएशन से संबंधित जो डिडक्शन है ये इसमें अलाउ की जाती है। जो ओल्ड एसएससी के लिए डेप्रिसिएशन से संबंधित जो भी डिडक्शन जो मैंडेटरी रूप से हमें अलाउ की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें है देखो हम पढ़ते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 यानी 32 की अंतर्गत कटौती। डेप्रिसिएशन इन द मैंडेटरी डिडक्शन फॉर ऑल एसएससी यानी मूल्यह्रास सभी जो एसएससी है सभी करदाताओं के लिए क्या है अनिवार्य रूप से ये कटौती हमें मिलती है। ठीक है ना, जो डिडक्शन हमें अलाउ की जाती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें हम दो देखते हैं कि जो हमारी जो डेप्रिसिएशन की जो मेथड है वो हम एक तो होता है WDV यानी जो राइट डाउन जो वैल्यू है वो, और एक होता है SLM जो हमारी स्ट्रेट लाइन जो मेथड है वो होता है। तो उसको हम आगे देखते हैं और जो डेप्रिसिएशन है वो किस आधार पे हमारी जो डेप्रिसिएशन हमारे जो ब्लॉक ऑफ असेट्स के आधार पे लगेगी या फिर पर असेट्स के आधार पे हमारे लगाई जाएगी, ये हम आपको आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास की विधि कौन कौन सी है हमने आपको बता दी। ओनली WDV केवल क्रमागत ह्रास विधि। देखो हमने जो आपको बताई थी जो डेप्रिसिएशन के लिए जो डिडक्शन अलाउ की जाए तो डेप्रिसिएशन जो मेथड होती है वो ओनली फॉर WDV यानी राइट डाउन वैल्यू है क्रमागत जो ह्रास विधि है उसका हम यूज लेते हैं। लेकिन एक केस है जो भी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कंपनी है उसमें हम WDV मेथड या फिर SLM यानी स्ट्रेट लाइन जो मेथड है दोनों का किसी भी हम एक को हम क्या करते हैं इसमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक है इसमें एक पॉइंट है, यदि हम WDV विधि से यदि हम जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है यदि WDV विधि से कोई भी डेप्रिसिएशन लगाती है तो उसमें हम ब्लॉक ऑफ असेट्स के आधार पर यानी जो असेट्स की जो संपत्तियाँ का जो समूह है उसके आधार पर हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन इसमें लगाया जाएगा। लेकिन यदि हम स्ट्रेट लाइन जो मेथड है उसके आधार पर यदि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उस केस में हमें जो पर असेट्स के आधार पर हमें क्या लगाना है, हमें डेप्रिसिएशन अलाउ हमें डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखो इसमें है बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी SLM एंड WDV एज द केस में भी यानी परंतु जो बिजली कंपनी की दशा में सीधी रेखा ह्रास विधि या क्रमागत ह्रास विधि यानी SLM और WDV में से कोई भी प्रयुक्त की जा सकती है। दोनों को इसमें ऑप्शन दिया गया है, यदि हम SLM विधि से भी कर सकते हैं और हम WDV विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन WDV विधि से यदि हम इलेक्ट्रॉनिक जो भी कंपनी है उसके लिए यदि हम मूल्यह्रास लगाते हैं डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV मेथड से तो उसके लिए ब्लॉक ऑफ असेट्स के आधार पर हमें क्या लगाना है, हमें डेप्रिसिएशन उसमें अप्लाई करना है। ओके, यदि हम SLM जो स्ट्रेट लाइन जो मेथड है उसके आधार पर यदि हम डेप्रिसिएशन इसमें लगाते हैं तो उसमें हमें पर असेट्स के आधार पर हमें डेप्रिसिएशन इसमें लगाना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हम याद रखने की एक मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ओके फ्रेंड्स। ओके, आगे क्या बता रखा है इसमें, आगे बता रखा है कि डेप्रिसिएशन विल बी अलाउ ऑन ब्लॉक ऑफ असेट्स विशेष यानी जो मूल्यह्रास है वो ब्लॉक ऑफ असेट्स के आधार पर हमें डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है ना,
आगे नेक्स्ट पॉइंट है असेट्स विच हैविंग सम नेचर रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन आज क्लासीफाई इन द सेम ब्लॉक ऑफ असेट्स, यानी जिन संपत्तियों की जो भी असेट्स हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जिन संपत्तियों की जो नेचर है वो यदि सेम है तो उसके लिए जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसकी रेट भी क्या होगी, सेम होगी। उन्हें एक ही ब्लॉक ऑफ असेट्स में उसको शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो समझने की कोशिश करो। यदि हमारी कोई भी असेट्स है यदि उसकी नेचर यदि सेम है तो उस पर जो डेप्रिसिएशन भी कैसे लगेगा, सेम रेट से लगेगा, ठीक है ना। और उसको एक नेचर में होने वाली जो हमारी असेट्स है उसको एक ही ब्लॉक ऑफ असेट्स में हम उसको शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब कौन कौन से हमारे असेट्स हैं और उसके कौन कौन से उस पर जो रेट लगती है डेप्रिसिएशन की वो हम आपको आगे देखेंगे। आगे है, दिख तो रहा है ना फ्रेंड्स, और अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको जल्दी से हमारे जो चैनल है उसको अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में शेयर करें हमारी क्लास को, और हमारे जो चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के और नोटिफिकेशन को ऑन करें। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे चलो हम आपको ऐसे ही आपको इनकम टैक्स की और जो अदर जो हमारे कॉमर्स में जो भी सिलेबस है, जैसे फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है या कोस्टिंग है, जो भी स्टैटिक्स है, ठीक है ना, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है या फिर हमारे जो अकाउंटिंग जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जितने भी, तो उन सभी को हम क्या करेंगे, हम आगे आपको नेक्स्ट आगे ऐसे ही डेली आपको क्लास प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। अब हम हमारे जो असेट्स की जो नेचर है, कौन सी नेचर की जो असेट्स है उस पर कौन सा डेप्रिसिएशन रेट हमारा लगेगा वो हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट देखते हैं इसमें फर्नीचर एंड फीचर्स। देखो फर्नीचर और फीचर्स के लिए जो हमारा जो डेप्रिसिएशन रेट लगेगा वो लगेगा 10%। कितना लगेगा? 10%। यानी फर्नीचर फर्नीचर के संबंध में हमारा डेप्रिसिएशन रेट कितनी होगी, हमें 10% की रेट से हमें डेप्रिसिएशन हमें लगाना है। ओके फ्रेंड्स। सेकंड है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी जो कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर संबंधी जो भी सॉफ्टवेयर है उस संबंध में हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो लगाना है 40%। कितना लगाना है? डेप्रिसिएशन रेट क्या होगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की? 40%। ओके, ये याद रखनी है। जो जितनी भी असेट्स हम आपको बताएंगे, जो इनकी जो नेचर है, जो भी असेट्स है उसकी रेट में उसकी डेप्रिसिएशन रेट क्या होगी, ये हमें याद रखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और आप 2 या 3 बजे आपको देखोगे ना, जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको इसके अच्छे से आपको ये याद हो जाएगी। देखो आप फर्नीचर के लिए जो डेप्रिसिएशन रेट कितनी है वो है 10%। सेकंड, हमारा जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए जो हमारी डेप्रिसिएशन रेट है वो कितनी होगी? 40%। ओके फ्रेंड्स। देखो थर्ड है प्रोफेशनल बुक एंड बुक यूज इन द लाइब्रेरी बिजनेस, यानी जो भी हमारी लाइब्रेरी जो बिजनेस के अंतर्गत जो यूज की जाती है, जो प्रोफेशनल बुक, उन बुक्स का ऊपर जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 40%। कितना लगेगा? 40%। ओके फ्रेंड्स, ओके। फोर्थ हमारा है बिल्डिंग यूज ए रेजिडेंशियल पर्पज, यानी जो हमारे रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यदि हम कोई भी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, यदि हम जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं निवास के लिए, जो पर्पज निवास के उद्देश्य से जो भी हम जो बिल्डिंग है उसका यदि यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारे बिल्डिंग के लिए जो डेप्रिसिएशन रेट है वो है 5%। लेकिन अदर यदि कोई बिल्डिंग है जिसपे हम निवास के पर्पज से रेजिडेंशियल जो पर्पज के हिसाब से यदि बिल्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हमें कितना लगेगा? इसका 5 का डबल हो जाएगा 10। ओके। लेकिन कोई भी हमारा टेम्परेरी यदि कोई भी बिल्डिंग में 3 केस है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है। देखो एक तो नॉर्मल जो हमारी जो बिल्डिंग है जिसमें हम निवास कर रेजिडेंशियल पर्पज से यदि हम कोई भी बिल्डिंग यूज लेते हैं तो उसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 5%। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन रेट क्या होगी? 5%। सेकंड हमारा है कि यदि हम कोई भी यदि रेजिडेंशियल पर्पज से यदि कोई भी बिल्डिंग यूज नहीं ले रहे हैं तो अदर बिल्डिंग के केस में हमें 5 की डबल कर दो 10। ओके। लेकिन यदि हमारी कोई भी टेम्परेरी यदि कोई भी बिल्डिंग है उस केस में हमें स्पेसिफिक याद रखना है कि टेम्परेरी बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन जो रेट होगा वो होगा 40%। कितना होगा? 40%। ओके फ्रेंड्स, ओके। ये हमें याद हो जाएंगे, एक दो बार जैसे रिवाइज करेंगे ना तो जैसे याद हो जाएंगे। जैसे हमें वही टेम्परेरी के लिए लेना है तो 40%, यदि रेजिडेंशियल पर्पज से यदि कोई बिल्डिंग यूज कर रहे हैं तो 5%, अदर जो भी बिल्डिंग है उसके लिए 10%। ओके। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए 40% और फर्नीचर एंड जो फीचर्स के लिए 10%। ये हम 2-3 बार जब जैसे रिवाइज करेंगे तो हमें जो ब्लॉक ऑफ असेट्स है इसकी जो डेप्रिसिएशन जो रेट है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे देखते हैं हम। आगे हमने ये जो एयरक्राफ्ट एंड द एरोप्लेन, जो भी एयरक्राफ्ट है, जो एयरप्लेन के जो भी उपकरण है एयरक्राफ्ट है उनके लिए हमें जो भी डेप्रिसिएशन रेट लगी वो लगेगी 40%। ओके।
मोटर कार यूज इन ए टैक्सी बिजनेस। देखो मोटर कार के लिए भी हमें दो कंडीशन दे रखी है। जो भी मोटर कार टैक्सी बिजनेस के लिए यदि यूज हो रही है तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना है, यदि फिर अदर कोई भी टैक्सी बिजनेस से अदर अलावा कोई भी मोटर कार है उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन रेट कितनी रखनी है वो हमें आपको बताना है। देखो मोटर कार अगर टैक्सी बिजनेस के लिए यूज ले रही है, टैक्सी यानी जो 30%, ठीक है, टैक्सी बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना रेट लगाएंगे उस पर 30% उस पर डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स। सेकंड हमारा है वो है मोटर कार यदि टैक्सी बिजनेस से अलावा यदि हम मोटर कार को यूज लेते हैं उसके लिए हमें 30 की हाफ कर देनी है, इसमें 15%, ठीक है ना, कितनी 15%, 15%। कोई भी मोटरसाइकिल मोटर कार है यदि उसका यदि हम टैक्सी बिजनेस के लिए यदि उसका यूज करते हैं उसके लिए डेप्रिसिएशन रेट लगेगी 30। अदर जो भी मोटर कार है जो जिसका यूज हम टैक्सी बिजनेस के लिए हम यूज नहीं करते उसमें हमने इसको आपको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। टैक्सी बिजनेस के अलावा जो भी मोटर कार है उसके लिए हमें कितनी लगेगी 30 की हाफ लगेगी यानी 15%। ओके। देखो 10 हमारा है जो 10 वाली जो एसेट्स वो है एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। देखो जो हमारी जो हवा और जो पानी का जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए जो कंट्रोल करने वाले जो इक्विपमेंट है उसके लिए हमें कितना लगेगा, उसके लिए जो डेप्रिसिएशन रेट लगेगी वो लगेगी 40%। ओके। आगे है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। ये जो भी हमारे जो लाइफ सेविंग जो भी इक्विपमेंट है उसके लिए हमारे लिए जो डेप्रिसिएशन रेट लगेगी वो लगेगी 40%। ओके फ्रेंड्स। और देखो इसमें याद रखो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट हो या फिर एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट, सेविंग से याद रखो लाइफ और एनर्जी, लाइफ की और एनर्जी जोड़ना है इसमें, ठीक है ना, लाइफ और एनर्जी जोड़ना है। तो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट या फिर एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट दोनों में क्या होगी 40%। देखो और जो हमने आपको एयरक्राफ्ट एयरप्लेन बताए थे तो वो कितनी होगी 40%। हमें टेम्परेरी बिल्डिंग के लिए भी 40%, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको ये सभी याद हो जाएगी, आप एक दो बार जो आपको इसको रिवाइज जितना रिवाइज एक्सपीरियंस करोगे जितना आप प्रैक्टिकल इन चीज़ों को याद करोगे तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स। ओके। देखो इसमें क्या है कि जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के लिए 40%, सर्जिकल जो इक्विपमेंट में जो हमारे ऑपरेशन जो इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए 15%, कितनी लगेगी 15%। ओके। जो ऑयल वेल है जो तेल के जो कुएँ हैं उसके लिए डेप्रिसिएशन हमारी लगेगी 15%। एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के लिए 40%, ऑयल वेल के लिए 15%, जो हमारे सर्जिकल उपकरण है उसके लिए 15%। ओके फ्रेंड्स। और जो हमने मोटर कार जो अदर बताई थी टैक्सी बिजनेस से जो अदर मोटर कार के बताई थी वो भी कितने बताई थी 15%। ये आप जो रिलेट करके यदि हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, याद भी होने लग जाएंगे। शिप्स एंड बोट्स, जो शिप्स बोट के लिए हमें जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितनी दी गई है 20%, ठीक है ना, 20% से रेट से हमें डेप्रिसिएशन इसमें लगाना है। आगे है इंटेंजिबल जो असेट्स है। देखो इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर जो हमारे अमेंडमेंट 2021-22 से पहले हम जो इंटेंजिबल जो असेट्स थे उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन रेट 25 दे रखी थी, लेकिन जो हमारा जो अमेंडमेंट हुआ है 2021-22 उसके बाद हमें जो इंटेंजिबल जो असेट्स है उसके लिए हमें कोई भी डेप्रिसिएशन हमें इसमें नहीं लगाना है, ठीक है ना। जो डेप्रिसिएशन हमें जो लैंड पे और जो हमारे जो इंटेंजिबल जो असेट्स है उसके लिए हमें गुडविल के लिए कोई भी, जैसे इंटेंजिबल असेट्स में एग्जाम्पल फॉर गुडविल, तो इसके लिए हमें कोई भी डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लगाना है। ओके। आगे हमारी इसमें एक रह गई थी वो थी प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी के लिए 15%, ठीक है फ्रेंड्स। ओके। देखो एक बार हम आपको दोबारा से एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं एक बार। देखो फर्स्ट हमारा है फर्नीचर फीचर्स। याद रखो फर्नीचर फीचर्स के लिए हमारा डेप्रिसिएशन रेट 10%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए 40%, हमारा प्रोफेशनल बिजनेस यूज़ के लिए यदि लाइब्रेरी बिजनेस के लिए यदि कोई प्रोफेशनल यदि बुक्स है उसके लिए जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो क्या कितनी लगेगी 40%, ठीक है ना। और जो हमारे जो बिल्डिंग के केस में हमने 3 केस बताए थे, इसमें जो भी हमारा टेम्परेरी जो भी बिल्डिंग है उसके लिए 40%, और जो बिल्डिंग हमें रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यदि हम यूज ले रहे हैं बिल्डिंग का उसके लिए हमें कितनी रेट से हमें डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमें 5% के लिए रेट से लगेगा। लेकिन जो रेजिडेंशियल जो हमारे पर्पज़ के उद्देश्य जो बिल्डिंग नहीं है उसके लिए हमें जो अदर जो बिल्डिंग है उसके लिए हमें कितना लगेगा, उसके लिए हमें इसकी डबल कर देना है इसको 10%। ओके। एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन के लिए भी 40%, मोटर कार यूज बाई जो टैक्सी बिजनेस के लिए जो मोटर कार यूज लेंगे उसके लिए 30%, लेकिन जो टैक्सी बिजनेस के लिए जो मोटर कार यूज नहीं ले रहे हैं अदर दैन जो भी मोटर कार है उसके लिए हमें 30% का हाफ कर देना है 15%। ओके फ्रेंड्स। ओके। इसमें एयर वाटर पोल्यूशन जो कंट्रोल जो इक्विपमेंट के लिए है उसके लिए भी हमें 40% लेने हैं, इसमें डेप्रिसिएशन अलाउ लगाना है, ठीक है ना। और जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट हो या फिर एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट हो दोनों केस में हमें 40% क्या करना है, इसमें डेप्रिसिएशन रेट हमें लगानी है। जो सर्जिकल जो इक्विपमेंट है यानी जो भी हमारी जो ऑपरेशन की जो भी उपकरण है या फिर हमारा जो ऑयल वेल है यानी कोई भी तेल की कुएँ हैं उस केस में हमें डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो हमें लगाना है 15%। ओके फ्रेंड्स।
जो शिप और बोट के केस में हमें कितना लगाना है वो है 20%, और जो हमारे इंटेंजिबल जो असेट्स है उस पर हमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, और हमारा जो प्लांट मशीनरी है उसके केस में हमें कितना लगाना है, उसके केस में हमें 15% की रेट से हमें डेप्रिसिएशन हमें लगाना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे एक कॉन्सेप्ट है, वो है, देखो ये क्या बता रखा है हमें, हाँ अच्छे से दिखना चाहिए ना आपको। देखो रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर कार। देखो मोटर कार के केस में हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो मोटर कार के केस में हमने आपको दो बताई थी। दो क्या बताई थी, एक तो जो टैक्सी बिजनेस के लिए जो मोटर कार यूज की जा रही है, सेकंड हमारी है जो हमारे अदर देन जो टैक्सी बिजनेस के लिए मोटर कार जो यूज की जा रही है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है, उस हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन अलाउ करना है, ठीक है ना। इसमें स्पेसिफिक कंडीशन देखो, फर्स्ट है व्हेन मोटर कार यूज इन टैक्सी बिजनेस, यदि कोई भी टैक्सी बिजनेस के लिए मोटर कार यूज की जा रही है उस केस में। सेकंड है एनी अदर केस, यानी टैक्सी बिजनेस के अदर कोई भी मोटर कार के लिए। तो हमने आपको इसमें बताई थी कि 30 और इसका हाफ 15, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन और दे दी हमें, तो उस हिसाब से हमें इसमें डेप्रिसिएशन की रेट इसमें अलाउ करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी इसमें, इस इफ कौन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया, यदि बिटवीन में यदि बीच में यदि हम कोई भी परचेज करते हैं मोटर कार को, तो उस केस में हमें कुछ स्पेसिफिक रेट दे रखी है, उसके हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन को लगाना है। देखो क्या दे रखा है, इफ़ मोटर कार परचेज ऑन और आफ्टर 23 अगस्त 2019 बट बिफोर 1 अप्रैल 2020, यदि कोई भी मोटर जो कार है वो परचेज करते हैं कब कब के बाद में, 23 अगस्त 2019 के बाद में, लेकिन 1 अप्रैल 2020, देखो अगस्त अप्रैल इससे याद रखना, ठीक है ना। तो 23 जो अगस्त है 2019 से तो बाद में, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से यदि पहले यदि हम कोई भी मोटर कार को परचेज करते हैं तो उस केस में हमें जो डेप्रिसिएशन रेट दे रखी है वो दे रखी है 45%। ओके, और जो हमें टैक्सी बिजनेस के लिए अदर केस में हमने आपको बताया दिया, तो टैक्सी बिजनेस के लिए जो मोटर कार यूज हो रही है तो उसके लिए हमें कितने रेट से 30, और हमें इसका आधा 15 है ना, 15% है ये, ठीक है ना, दिख रहा है ना 15%। ओके, 13, 15 तो हमें याद रखना है, लेकिन एक स्पेसिफिक हमें जो कंडीशन दे दी इसमें, जिस स्पेसिफिक हमें टाइम पीरियड के लिए, जो भी टाइम पीरियड में यदि हम कोई भी मोटर कार परचेज करते हैं तो उस केस में हमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा मोटर कार पे वो हमें 45 और 30% याद रखना है। यदि हमारे कोई भी टैक्सी बिजनेस के लिए कोई भी मोटर कार यूज करते हैं, और यूज करने के लिए जो मोटर कार यदि हम परचेज करेंगे कब, 23 अगस्त 2019 के बाद में, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले, इन दोनों टाइम पीरियड के यदि बीच में यदि हम कोई भी मोटर कार को परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन में स्पेसिफिक रेट दे दी, वो दे दी 45%, ठीक है ना, वो टैक्सी बिजनेस के लिए, ठीक है। और अदर देन है, यदि उसका मोटर कार अदर देन यदि हम परचेज करते हैं टैक्सी बिजनेस में जो मोटर कार यूज नहीं हो रही है उसको यदि 23 अगस्त 2019 के बाद में, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से यदि हम पहले यदि कोई भी मोटर कार को परचेज करते हैं तो उस केस में हमें क्या होगी, 30% के रेट से हमें डेप्रिसिएशन इसमें लगेगी। ओके फ्रेंड्स, टैक्सी बिजनेस है उसका यदि अदर केस है जो हमने 30% और 15% आपको पहले बता चुके हैं, वो वाले केस है, ठीक है ना। लेकिन 45 और जो 30% है ये स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड दे दिया, यदि इसके अंदर यदि हम कोई भी मोटर कार को परचेज करते हैं यानी 23 जो अगस्त 2019 से बाद में आफ्टर, लेकिन जो 1 अप्रैल 2020 से पहले, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में यदि हम कोई भी मोटर कार को क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं तो हमारी जो टैक्स रेट कितने लगेगी, यदि वो टैक्सी बिजनेस के लिए यदि हम उस मोटर कार को यूज़ करेंगे और इस टाइम पीरियड में यदि हम खरीदेंगे उसको तो हमारे लिए 45% लगेगी। लेकिन यदि अदर केस है, हम टैक्सी बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं और इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में यदि हम मोटर कार को खरीद रहे हैं 23 अगस्त 2019 से और 1 अप्रैल 2020 से पहले, तो इन के लिए हमें 30% से मोटर कार के लिए टैक्स डेप्रिसिएशन हमें लगेगा, ठीक है ना। और अदर देन केस में हमने 30% और 15% इसका हाफ हमने बता दिया था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अगला हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमें क्या बता रखा है इसमें, हमें आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन ऑन द क्लोजिंग WDV। देखो जो हमारे डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और जो हमारे क्लोजिंग जो WDV यानी जो राइट डाउन जो वैल्यू है कोई भी असेट्स की वो हमारी कैसी हमें मतलब कैलकुलेट की जाएगी, ये हम आपको समझाने वाले हैं। देखो कोई भी ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ द असेट्स, कोई भी ब्लॉक ऑफ द असेट्स यानी कोई भी जो असेट्स है उसकी जो ओपनिंग WDV क्या है उसकी, वो हमें इसमें मेंशन दे रखी होगी हमारे जो क्वेश्चन में, उसको लिखना है।
फिर इसमें ऐड क्या करना है, एडिशनल मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो भी देखो कोई भी हमारे जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम 10 लाख की कोई भी मशीनरी परचेज करते हैं तो 10 लाख हम यहाँ कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर हमने जो एडिशनल जो उस ईयर में उस जो ईयर जो ड्यूरिंग जो ईयर यानी जो उस साल के दौरान यदि हम कोई भी एडिशनल कोई भी अलग से यदि मशीन परचेज करते हैं, यानी हमने 5 लाख की अदर कोई भी मशीन को परचेज किया है तो उसको 5 लाख को इधर लिख देंगे, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 15 लाख, ठीक है ना। 10 लाख और 5 लाख और खरीद ली उस साल के दौरान, तो टोटल हमारा 15 लाख हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब मैंने अपने और से इसमें 100% मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सेटिस्फाई, मतलब कोई भी टीचर्स हो उसके लिए सबसे मेन क्या रखता है कि उसका जो स्टूडेंट है उसको हर कॉन्सेप्ट उसके लिए वो सेटिस्फाई हो, यानी वो संतुष्ट हो, हर कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये हमारा मोटो है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें है कि जो हमारा जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है उसकी जो ओपनिंग कितने उसने खरीदी है, उसके लिए जो उस टाइम पीरियड 1 ईयर के दौरान यदि वो और यदि मशीन को परचेज करता है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल हो जाएगी ना। उसके लिए फिर सेल ऑफ द प्रोसीजर, जो हमने उस मशीन में से कितनी मशीन को हमने देखो हमने 2 या 3 मशीनरी परचेज कर ली तो उसको हम ऐड कर देंगे जितनी होगी, ठीक है उनकी। फिर उसमें से जो जितनी मशीनरी हमने सेल कर दी है तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस। सेल मतलब हमारे पास जा रही है ना, तो जाएगी तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग WDV बिफोर द डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन से पहले क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, जो WDV आ जाएगी वो असेट्स की, ठीक है ना, राइट डाउन वैल्यू। लेकिन किससे पहले आएगी, डेप्रिसिएशन से पहले। तो अब इसमें से हम जो क्लोजिंग WDV आएगी डेप्रिसिएशन से पहले, तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, और जो हमारा जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है उसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी क्या आ जाएगी फाइनल, हमारी जो क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट्स हमारी इसमें हमें कैलकुलेशन होके आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा ये परफॉर्मा है। इसमें क्या है कि जो हमारे ओपनिंग जो WDV ब्लॉक असेट्स की कोई हमारी जितने में हमें खरीदी है उसको हम लेंगे, फिर उसमें जितने जो सारे पूरे साल के दौरान जितने भी हमने एडिशनल कोई भी मशीनरी यानी मशीनरी असेट्स कोई भी हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल के लिए मशीनरी बता रही हूँ। तो हमने यदि और भी मशीनरी यदि पूरे ईयर के दौरान यदि और खरीदी है तो उसको भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसमें से हम जितनी हमने उस टाइम जो 1 ईयर के ड्यूरिंग में यदि हम जितनी हमने सेल कर दी उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन से पहले क्लोजिंग WDV आ जाएगी। तो फिर डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर देंगे, और जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन लगेगा इनके तो हम आपको बताएंगे, जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो उसके लिए हमारे पास देखो कुछ कंडीशन दे रखी है, जो हम आपके आगे हमारी जो क्लास है इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि जो हमारा एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए हमें कोई भी प्लांट मशीनरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसका जो यूज है वो किसके लिए होना चाहिए, उसका यूज जो भी उत्पादन होंगे यानी जो प्रोडक्शन के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका यूज होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए हमने जो हम आपको आगे जो कंडीशन बताएंगे वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो वो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन लगे वो उसको भी हम इसमें लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगी, हमारे पास जो डेप्रिसिएशन के बाद में जो हमारे क्लोजिंग WDV उस असेट्स की हमें कैलकुलेट होकर हमारे पास रिसीव हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे लिए, नेक्स्ट हमारे इनकम ये कॉन्सेप्ट है, इफ़ एनी एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days then half of the normal depreciation and such assets will be allowed, otherwise normal depreciation will be allowed as the depreciation। देखो कोई भी हमारे पास असेट्स है यदि उसका पुट टू यूज यानी उसका यूज कितने दिनों के लिए हो रहा है, 180 days से यदि कम हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो हमारा जो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन होगा उसका हाफ हमें क्या होगा, कटौती होगा, क्या होगा, हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है। अन्यथा जो हमारा नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है यदि 100, देखो इसको ऐसे समझो आप, यदि कोई भी हमारे असेट्स है वो यदि 180 डेज से कम है पुट टू यूज़, तो उसके लिए हमें जो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसके से हाफ हमें क्या करना है, उसमें डेप्रिसिएशन के लिए डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन अदरवाइज यदि 180 डेज या उससे मोर देन यदि हमारे पास कोई भी असेट्स पुट टू यूज़ की गई है तो उसके लिए हमें जो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन होगा उस पर हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिडक्शन अलाउ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे हम अपने जो अगले जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम डिडक्शन डिसअलाउ भी हम आपको समझाएंगे। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बट इफ़ एनी असेट्स परचेज इन लास्ट प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द रिलेटिव प्रीवियस ईयर देन फुल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउ एंड डिडक्शन वेदर सच एसेट्स पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days या नोट। देखो यदि कोई भी संपत्ति पिछले वर्ष में क्रय की गई हो
और उसे संबंधित गत वर्ष में पुट टू यूज किया गया हो तो ऐसी दशा में पूरी जो सामान्य मूल्यह्रास कटौती योग होगा। देखो कोई भी असेट्स है यदि हम जो प्रीवियस ईयर है हमारा उसमें यदि उसको परचेज की गई हो और उसका जो पुट टू यूज भी प्रीवियस ईयर में हमें उसका पुट टू यूज किया गया है, उसका यूज किया गया है, तो उसकी दशा में हमारा जो हमारे जो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन होगा वही हमें डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी, ठीक है ना, वही हमें कटौती योग्य होगा। ओके फ्रेंड्स, चाहे संपत्ति 180 दिनों से कम पुट टू यूज हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है ना। देखो यदि कोई भी संपत्ति है, कोई भी हमारे गत वर्ष में यदि उसको परचेज किया गया है और उसका पुट टू यूज भी क्या किया गया है, गत वर्ष में ही यदि उसको पुट टू यूज किया गया है, तो उस केस में हमें जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन हमें डिडक्शन जो अलाउ की जाएगी, चाहे उसका यूज 180 दिन से कम के लिए यूज किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो, ठीक है ना। लेकिन यदि हमारे जो कोई भी असेट्स है यदि वो हमारे 180 करंट ईयर में यदि उसका 180 डेज से कम के लिए यदि पुट टू यूज किया गया है तो उसके लिए सामान्य जो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन होगा उसका हाफ हमारे के लिए क्या होगा, डिडक्शन अलाउ की जाएगी। यदि 180 दिन या उससे मोर देन यदि हम उसका पुट टू यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कितना हमें जो नॉर्मल डिडक्शन है वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके जो नॉर्मल जो हमारा डेप्रिसिएशन है ना उस पे हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके ओके, इसमें ये 182 डेज जो 180 डेज यानी 180 दिन से कम है तो जो हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसका हाफ हमें क्या होगा, डिडक्शन अलाउ होगी। और यदि हमारा 180 डेज है उसे यदि मोर देन 180 डेज या उससे मोर देन दोनों केस में हमें क्या होगी, जो हमारे जो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है वो हमें पूरा हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हाँ लेकिन यदि गत वर्ष में यदि उसका परचेज की गई है और गत वर्ष में उसका यूज किया गया है उस केस में चाहिए वो 180 डेज से कम दिन के लिए हो या फिर अधिक दिन के लिए हो, उस केस में हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ एनी असेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर देन नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउ। देखो कोई भी संपत्ति यदि वर्ष के दौरान यदि हम बेच देते हैं ना तो उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन जो हमें डेप्रिसिएशन है उस पर डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके ओके, देखो अब हमारा जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमने अब जो आपको बताया था जो एडिशनल जो डिडक्शन है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। ओके, तो हमने ये एडिशनल जो डिडक्शन है ये कैसे हमारा इसमें अलाउ होता है, तो कुछ कंडीशन दे रखी है उसको हम यदि पूरा करते हैं तो हमें एडिशनल जो डिडक्शन है वो हमें उसमें लगाना है, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो एडिशनल अतिरिक्त जो मूल्यह्रास हम उस पर जो असेट्स पे हम लगाएंगे यदि हम इन कंडीशन को हम फुल करते हैं, ठीक है ना। इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई देन एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउ इन द डिडक्शन। यदि हम निम्न दशाओं पूरी होती है, जो भी हमें कंडीशन 2 या 3 जो कंडीशन दे रखी है यदि हम इसको पूरी करते हैं तो हमें जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है वो हमें क्या होगा, डिडक्शन उस पर अलाउ होगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट है असेट्स मस्ट बी न्यू। कोई भी असेट्स क्या होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, ठीक। कैसी असेट्स होनी चाहिए, वो नई असेट्स होनी चाहिए और उसका यूज नई असेट्स भी क्या होनी चाहिए, सच ए न्यू असेट्स मस्ट बी प्लांट मशीनरी। कोई भी नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए। देखो फर्स्ट है कोई भी नई असेट्स होनी चाहिए और नई असेट्स में क्या होनी चाहिए, कोई भी प्लांट मशीनरी नई होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे है सच प्लांट मशीनरी मस्ट बी यूज ए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। देखो हमने आपको पहले बताया थी कि कोई भी प्लांट मशीन नई प्लांट, देखो ऐसे याद करो इसको, एक ही लाइन में तीनों कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करो। कोई भी नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए जिसका यूज हमें किस में होना चाहिए, प्लांट मशीनरी का यूज हमें मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है उसके लिए उसका यूज होना चाहिए, तभी हमें एडिशनल जो डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है उसकी रेट्स हमें क्या बता रखी है वो पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ओके ओके, थोड़ा सेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे जो क्लास है इसको शेयर करो और हमारी जो क्लास है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के और नोटिफिकेशन को आप ऑन करो ताकि मैं जो आपको न्यू जब आपको क्लास अपलोड करूँगी आपकी क्लास तो आपको सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, आप हमें यदि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपकी जो स्टडी है उसको हर कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ओके।
देखो आगे पढ़ते हैं। रेट ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन यानी अतिरिक्त जो मूल्यह्रास है, जो हमने आपको कब बताई थी, जो एडिशनल जब डेप्रिसिएशन बताया था, जब यदि कोई भी प्लांट मशीनरी नहीं हो, उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा हो, उसका यूज़ जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए उसका यूज हो रहा है, तो हमें क्या होगा, एडिशनल जो डेप्रिसिएशन के लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। हर कॉन्सेप्ट को मैंने 2 या 3 बार ऐसे स्पष्ट एकदम क्लियर से बताने की कोशिश की, ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो ही नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, अब हम रेट देखेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की। रेट क्या है, ठीक है, देखो ये है इन इफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द एस्टेब्लिश इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है ऑफ द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। यदि कोई भी हमारा जो भी नोटिफाइड जो बैकवर्ड एरिया है, यदि 4 है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, यदि पिछड़े हुए क्षेत्र में कोई भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो इस्टेब्लिश है, तो इस केस में हमें जो 35% यदि और 180 दिन से कम के है तो इसका हाफ है 17.5%। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये पहले हमारे पास ये पहले था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन जब ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये जो 35% और 17.5% है, ये हमने काटा इसलिए मारा था क्योंकि हमारे जो अमेंडमेंट हुए थे 2021-22 के, तो 31/3 जो 2020 है उसके बाद ये जो संशोधन किया गया था, उस केस में हमें जो डिडक्शन है, ये वाले जो डेप्रिसिएशन है, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, जो हमारा सेकंड है, इन एनी अदर केस, अन्य किसी भी दशा में देखो 20%, देखो हम याद ये रखने, जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है, जो हमारा 35% और 70.5% जो 31/3/2020 को अमेंडमेंट हुए थे हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो उसके लिए हमें ये वाले जो बैकवर्ड एरिया है, जो हमारा आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में जो भी स्पेसिफिक जो भी एरिया में जो हमें डेप्रिसिएशन की स्पेसिफिक जो रेट दे रखी थी 35 और 70.5%, दोनों को हमें अमेंडमेंट में इसको संशोधन किया गया है। और अब इसको लिए क्या किया गया है कि हमें कोई अन्य, अभी हम कोई भी यदि असेट्स है उसके लिए एडिशनल जो डेप्रिसिएशन यदि हम यूज़ करेंगे, तो वो यदि 180 डेज या से कम है तो उसके लिए 10%, लेकिन 180 डेज या उससे अधिक है तो उसके लिए 20% हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन हम अलाउ करेंगे। इसके लिए हमें ये वाला जो रेट है इसको हम अब ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। यदि हमें 31/3/2000 से पहले यदि कोई भी असेट्स है, देखो 31/3/2020 से पहले कोई भी असेट्स है हमारे पास, उसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा मिल चुका है, ठीक है ना। हमारा जो 31/3/2020 से पहले यदि एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा पहले हमें मिल चुका है, तो शेष जो हमारे जो बैलेंस में जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन जो बचा है, अब वो 31/3/2020 के बाद भी हमें मिलेगा। कौन से केस में? चारों केस में, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की स्थिति में, ठीक है ना। देखो जो हमें ये 35% है, ये अमेंडमेंट 2022 में, जो 31 मार्च 2022 को अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें ये कंडीशन बताई है कि यदि हमारा इससे पहले यदि हमें कोई भी असेट्स पे जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है यदि हमें रिसीव हो चुका है, मिल चुका है, तो 31/3/2022 के बाद भी इन जो 4 राज्य हमें बताए हैं, हमने कौन कौन से बताए हैं, 4 राज्य दिख रहे होंगे ना आपको, 4 राज्य हमने बताए हैं, जो हमारा आंध्र प्रदेश है, जो तेलंगाना है, और जो हमारा पश्चिम बंगाल है और बिहार है। यदि जो बैकवर्ड जो एरिया है यहाँ पे यदि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि इस्टेब्लिश है, तो इस केस में जो 35% और जो 17.5% थे, ये यदि हमें इससे पहले मिल चुके हैं, कब से पहले, अमेंडमेंट से पहले यदि हाफ यदि हमें मिल चुके हैं, तो हाफ हमें आगे रिसीव होगा, ठीक है ना। यदि कोई भी 31/3/2012 से पहले कोई भी डेप्रिसिएशन, एडिशनल जो डेप्रिसिएशन नहीं होने पर 31/3/2020 के बाद जो 20 के जो बाद हमारे जो अमेंडमेंट हुए हैं, इसमें जो 35% और 72.5% की लिमिट वाला डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, ऐसे समझो आप, इसको आपको लोड में नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में समझो। जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है, हमारा अमेंडमेंट कब हुए हैं, हमारे अमेंडमेंट जो हमारे संशोधन हुए हैं वो हुए हैं 31/3/2020। अगर इससे पहले यदि हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन किसी भी असेट्स पे यदि हमें रिसीव हो चुका है, तो हमें 31/3 के बाद भी जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है वो चारों राज्य हैं। कौन कौन से 4 राज्य? आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। चारों जो बैकवर्ड जो इलाके हैं, इसमें इस्टेब्लिश कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हमें हाफ यदि पहले मिल चुका है अमेंडमेंट से पहले, 31/3/2020 से पहले, यदि हम 35% और 70.5% है, यदि इसमें से हाफ यदि 7.5% यदि हमें पहले मिल चुका है, तो ये 70.5% जो हाफ जो आधा बचा हुआ है ये हमें रिसीव होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि 31/3/2020 से पहले कोई भी एडिशनल जो डेप्रिसिएशन यदि नहीं है,
तो नहीं रिसीव हुआ है तो उस केस में 31/3/2020 के बाद में भी हमें जो 35% और जो 70.5% वाला लिमिट वाला जो डेप्रिसिएशन, एडिशनल जो डेप्रिसिएशन हमें रिसीव नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके, क्लियर बात है। पहले यदि हाफ मिल चुका है तो हमें और मिल जाएगा, लेकिन पहले अगर हाफ नहीं मिल चुका है अमेंडमेंट से पहले तो हमें अब रिसीव नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। और जो अदर जो अब केस, अब एडिशनल जो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 180 डेज से कम है तो 10%, और 180 डेज या 180 डेज से मोर देन है तो उसके लिए पुट टू यूज हमारे जो 180 जो मशीन है कोई भी असेट्स है, यदि उसका 180 डेज या 180 डेज से मोर देन यदि उसका पुट टू यूज किया गया है तो उसके लिए हमें फुल जो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें अलाउ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ आ गया ना, अच्छे से समझ आ जाना होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आगे देखते हैं हम, देखो आगे देखेंगे इसमें। हाँ ये देखो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कौन सा है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है यदि देखो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोई भी बिजली कंपनी की दशा में मूल्यह्रास, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी अदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV एंड स्ट्रेट लाइन मेथड विधि। देखो हमने आपको अभी ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो कोई भी कंपनी है उसके लिए डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, WDV मेथड से भी लग सकता है और स्ट्रेट लाइन जो मेथड है उसमें किसी एक का हम चयन करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि यदि WDV विधि से यदि हम इसको कॉन्सेप्ट यदि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है तो उस केस में हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स के आधार पर हम डेप्रिसिएशन की गणना करेंगे। लेकिन यदि हम SLM यदि स्ट्रेट लाइन जो मेथड है उस विधि से यदि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसके लिए हम पर जो असेट्स है उसके आधार पे हमें डेप्रिसिएशन की गणना करनी है। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दे रखा जो हमने आपको पहले पढ़ा चुका है। ठीक है ना, देखो आपको ये दे रखा है यदि WDV विधि का चयन किया जाता है तो डेप्रिसिएशन का गणना ब्लॉक ऑफ एसेट्स के आधार पर की जाएगी। यदि SLM विधि से यदि कोई भी बिजली जो कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी कंपनी है, इसके लिए डेप्रिसिएशन की गणना यदि SLM विधि से करेंगे तो पर असेट्स के आधार पर हमें क्या होगी, डेप्रिसिएशन इसमें अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। आप हमारी थोड़ी क्लास है, आप इस क्लास को स्किप मत करना, स्किप करने में आपको ही नुकसान है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। हर कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से कोई भी इतना एक्सप्लेनेशन हम आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसमें कर रहे हैं। नोट दे रखा है इसमें, इफ़ एनी असेट्स परचेज इन द केस ऑफ मोर देन 10,000 देन नोट डेप्रिसिएशन विल बी अलाउ एज द डिडक्शन। यदि कोई संपत्ति पे कोई भी नगद में कोई भी क्रय यदि 10,000 से अधिक की कोई भी संपत्ति यदि इन कैश में यदि कोई भी परचेज करता है तो उस केस में हमें क्या होगा, हमें कोई भी डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे देखते हैं, आगे हमारा देखो आगे हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो है जो हमने पहले भी इसको आपको समझा दिए थे, जो डिडक्शन हमने पढ़ाई थी तब, लेकिन आज दोबारा से समझा रहे कि जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है, तो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, इफ़ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इन नॉट सफिशिएंट ऑफ द क्लेम डेप्रिसिएशन देन सेम विल बी नाउ इन द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। यदि कोई भी मूल्यह्रास पहले के लाभ की राशि मूल्यह्रास की कटौती के लिए यदि प्राप्त, देखो कोई भी मूल्यह्रास को भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन से पहले कोई भी हमारे प्रॉफिट है यदि वो डेप्रिसिएशन के लिए हमारे सेटिस्फाई नहीं है, यानी सफिशिएंट नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है, कोई भी हमारा प्रॉफिट है यदि वो डेप्रिसिएशन यदि हम लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन के लिए यदि वो प्रॉफिट यदि सफिशिएंट नहीं है, यानी वो पर्याप्त नहीं है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कितने सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखो हम आपने जो कैरी फॉरवर्ड जो सेट ऑफ हमने जो क्लास ली थी, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी अनऑब्जर्व जो भी डेप्रिसिएशन है, अनअवशोषित जो मूल्यह्रास है, उस केस में जो हमारे जो प्रॉफिट है यदि जो डेप्रिसिएशन लगाया है उसके लिए यदि पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है तो वो हमारा कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उसमें हमने आपको बताया था उसके लिए हमें अनंत सालों तक क्या किया जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। आप हमारी क्लास इनकम टैक्स जो और जो क्लास हमने जो अपलोड कर रखी है तो आप उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हर कॉन्सेप्ट इतना अच्छे समझ में आएगा। और हमारी जो क्लास है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करें, इसको शेयर करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप यदि हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट कर देंगे। ओके, देखो सच अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट ईयर सेट ऑफ फॉर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इनकम। यदि अनअवशोषित जो मूल्यह्रास है अनंत सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा
तो अगले वर्ष की आय में से उसका समायोजित। देखो हमने आपको बता दें जो भी अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है वो कितने सालों तक सेटअप कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो वो किया जाएगा अनंत सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो भी कैरी फॉरवर्ड अनंत सालों के लिए किया जाएगा, तो जो नेक्स्ट जो ईयर की जो भी इनकम होगी उसको कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, तो उसको समायोजित किया जाएगा, उसको किस ऑर्डर में हम उसको सेट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। अगले साल की जो भी इनकम होगी, नेक्स्ट ईयर जो भी हमारी इनकम होगी, उसके लिए हम सबसे पहले किस ऑर्डर में हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट ईयर की जो इनकम होगी उसके लिए जो हम सेट ऑफ करेंगे वो करेंगे करंट ईयर के एक्सपेंस, जो हमारे चालू वर्ष की जो भी जिस चालू वर्ष की हमारी इनकम है उसके लिए जो भी करंट ईयर की जो एक्सपेंस है उसको हम सबसे फर्स्ट उसको सेट ऑफ करेंगे। सेकंड जो करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको सेट ऑफ करेंगे। थर्ड हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, जो बिजनेस के लिए जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड यानी जो पहले से आए हुए जो भी बिजनेस लॉस है उसको हम सेट ऑफ करेंगे। लेकिन सबसे लास्ट में जो फोर्थ नंबर जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है, जो भी अनौसत जो अनंत सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको हम लास्ट में फोर्थ नंबर पे उसको सेट ऑफ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आप जो डेप्रिसिएशन वाला है ये आज अब हमने आज आपको क्लियर करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD, देखो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD है उसकी कटौती हमें डिडक्शन अलाउ कब होगी। रेट ऑफ द डिडक्शन एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर एंड द इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कटौती की दर गत वर्ष में क्रय या स्थापित की गई संयंत्र व मशीनरी की वास्तविक लागत का 15%। देखो कोई भी यदि प्रीवियस ईयर में कोई भी प्लांट मशीनरी है, यदि उसका परचेज या फिर उसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो उस कंडीशन में उसकी जो एक्चुअल जो कॉस्ट है उसकी वास्तविक जो लागत है उसका 15% इसमें डिडक्शन हमें इसमें डिडक्शन के रेट से हमें क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। डिडक्शन रेट क्या है इसकी 15% किसकी एक्चुअल कॉस्ट की न्यू प्लांट मशीनरी की, जो हमने पिछले ईयर में उसको क्या किया है, स्थापित किया है या फिर उसको क्या किया है, परचेज किया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या हमारी होनी चाहिए कंडीशन, वो देखो। कंडीशन नंबर 1 है द मस्ट बी न्यू प्लांट मशीनरी, मतलब नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए। देखो जो हमने बताई थी उसमें भी बताई थी ना आपको, नई प्लांट मशीन होनी चाहिए जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन लगाया था उसके इसमें, ठीक है ना। और नई प्लांट मशीनरी का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में उसका यूज होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। सच है, थर्ड है इसमें सच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मस्ट बी इस्टेब्लिश इन द नोटिफाई बैकवर्ड एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल। यह उत्पादन इकाई जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी जो बंगाल है, इसमें जो स्पेसिफिक जो नोटिफाई जो बैकवर्ड एरिया है उसमें ये स्थापित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस जब भी हमें क्या होगी उस पर प्लांट मशीनरी पे हमें डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 32 AD के लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सच ए न्यू असेट्स मस्ट बी होल्ड ए लिस्ट फॉर 5 ईयर, जो भी नई संपत्ति को कम से कम 5 वर्षों तक रखना होगा। ये भी कंपलसरी न्यू इसमें ये ऐड किया गया है कि जो हमें जो न्यू जो असेट्स है उसको कम से कम कितने सालों तक रखना होगा, उसको होल्ड करना होगा एक एटलीस्ट 5 ईयर के लिए, कम से कम 5 सालों तक उसको होल्ड करके हमें रखना होगा। देखो तो हमें जो अंडर सेक्शन 32 है 32 AD है जो भी, तो उसके लिए हमें डिडक्शन कितनी होगी 32 के लिए AD के लिए हमें 15% डिडक्शन होगी। उसके लिए कोई भी प्लांट मशीनरी क्या होनी चाहिए, न्यू प्लांट मशीनरी होनी चाहिए जिसका जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में उसका यूज होना चाहिए। थर्ड है उसका जो हमारा जो स्पेसिफिक नोटिफाई जो बैकवर्ड एरिया है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और बिहार, इसमें ये इस्टेब्लिश होने चाहिए, ठीक है। और इसमें जो नई मशीनरी है ये कितने सालों तक, एटलीस्ट कितने सालों तक इसको होल्ड रखना होगा, वो एटलीस्ट इसमें 5 ईयर तक इसको न्यू प्लांट मशीनरी को होल्ड रखना होगा। तभी हमें जो अंडर सेक्शन 32 AD की जो रेट है 15% वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे हमारा जो डिडक्शन है, जो कुछ बची हुई डिडक्शन अलाउ है वो अंडर सेक्शन 35 है जो एक्सपेंस और साइंटिफिक रिसर्च है, यदि फिर 35 ट्रिप जो CCA है, ठीक है ना, जो डेवलपमेंट और जो क्या है हमारी जो पावर्टी जो भी गरीबी जो उन्मूलन है उसके लिए है। फिर 35 CCC है जो कृषि विस्तार के लिए है, एंड फिर एग्रीकल्चर जो एक्सपेंड के लिए है। फिर जो भी हमारी जो डिडक्शन आगे हमारी बची हुई है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक की हमारी क्लास यहीं तक आपको प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है फ्रेंड्स।
और आप हमारे चैनल को देखो, हम इसलिए बोले क्योंकि हम हर बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं जो बड़ी और ज़्यादा फीस अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं। जो भी मीडियम क्लास के बच्चे हैं, जो हमारे जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में अच्छे जो दामों पे जो भी यही कॉन्सेप्ट जो बड़ी जो कोचिंग होती है उसमें कई हज़ारों में फ़ीस को भरवा के और प्रोवाइड करवाई जाती है, तो हम आपको ये फ्री में आपको ये प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जो भी बच्चों को इन नोट्स की और हमारे जो क्लास की रिक्वायर है उन बच्चों तक आपको शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू अपना इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।